तो दोस्तों चुनावी बॉन्ड को लेके बहुत सारा स्टेटमेंट आ रहा है। चुनावी बॉन्ड क्या है इस पे देखेंगे। अभी स्टेट बैंक को निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट कि चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी दे, और निर्वाचन आयोग को चूंकि स्टेट बैंक देने से मना कर रहा था, एक डेडलाइन मांग रहा था कि 30 जून तक का टाइम दे। अभी रिसेंट में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले जरूरी था कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचे, चुनाव आयोग तक पहुंचे, ताकि सार्वजनिक हो सके। मामला क्या है चुनाव बॉन्ड को लेके, चुनावी बॉन्ड को लेके एक बार फैक्ट देख लीजिए। चुनावी बॉन्ड इसको बोलते हैं इलेक्शन बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? एक पत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, समझिए कि एग्रीमेंट है। बॉन्ड सिग्नेचर करा लिए आप और उसको जाके कहीं बाजार में बेच रहे हैं। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है चुनावी बॉन्ड, अर्थात आपके पास एक दस्तावेज है, इस दस्तावेज पे सिग्नेचर है किसी के, और आप इसे बेच सकते हैं बाजार में। खरीदने वाला होगा, खरीद लेगा। तो भारत में चुनावी बॉन्ड क्यों आया था, कब आया था? सबसे पहले देखिए 2018 में आया था। आने का उद्देश्य क्या था, क्या टारगेट किया गया था? 2018 में चुनावी बॉन्ड आया। चुनाव से संबंधित जो फंडिंग होता था, पहले कैसे फंडिंग होता था? जो भी राजनीतिक पार्टी होती थी उसको फंड करना था, तो पॉलिटिकल पार्टी इसको फंड करना होता था, तो कैश में फंडिंग होती थी। जाके नगद दे दिए, कितने भी नगद दे दें, तो ऐसे करके पैसा जा रहा था। इसके कारण से जो चुनाव में पैसा जा रहा था राजनीतिक पार्टियों के पास, कैंडिडेट के पास, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। क्या बोलेंगे? पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, दो शब्द था। प्रशासन में पढ़ना होता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जो भी काम करिए खुला तरीके से लोगों को पता चलना चाहिए, तो पारदर्शिता बोलते हैं उसको। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, कि आपको जो पैसा मिला है उसकी एक जिम्मेदारी है कि खर्च कहाँ किए हैं बताना होगा। तो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी थी राजनीतिक पार्टियों की, और पब्लिक के प्रति ही पारदर्शिता भी थी। लेकिन कैश मिलने के कारण पता नहीं चलता था कोई कौन कितना दे रहा है। इन कैश को रिप्लेस करना था, इसे हटाना था, इसकी जगह चुनावी बॉन्ड आया। तो चुनावी बॉन्ड आया कि कैसा बॉन्ड था ये? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। बॉन्ड जो जारी होता था 1000 के रूप में, इसके आगे 10 से मल्टीप्लाई करते चलिए, अर्थात 1000 से स्टार्ट करेंगे, 10,000, 10,000 के बाद कर लेंगे आप 1 लाख, 1 लाख के बाद करेंगे आप 10 लाख, और अंत में 1 करोड़ तक जाएंगे, 1 करोड़ तक जाएंगे। 1000 से स्टार्ट करके 10 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके एक चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे। और बाद में रिडीम कितना दिन में करना होता था? ओनली 15 दिन के अंदर इसका भुगतान कराना होता था। रिडीम होता है, इसको आपको कैश कराना था 15 दिन के। बेचने के लिए सरकार एथोराइज की थी ओनली स्टेट बैंक को, बोलेंगे एसबीआई। यहीं पे रूल आ जाता है स्टेट बैंक का। और हर स्टेट बैंक के ब्रांच में नहीं मिलता था चुनावी बॉन्ड। अगर मान लेता हूँ किसी को चुनावी बॉन्ड खरीदना है, तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में जाके खरीद सकता है। ओनली एथोराइज स्टेट बैंक का जो ब्रांच होता था उसे ही आप खरीद सकते थे, अर्थात एथोराइज की सरकार ने एथोराइज कर दिया हो, खरीद सकते थे। तो स्टेट बैंक से कोई भी व्यक्ति चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जो व्यक्ति खरीदा जाता था, इसमें एक कानून ला दिया गया था कि जो भी खरीददाता है उसका नाम गोपनीय रहेगा, सीक्रेट रहेगा। अब एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए कि 2018 से आया पारदर्शिता अकाउंटेबिलिटी के लिए, लेकिन पारदर्शिता किस चीज की थी? यहाँ पे जो खरीदने वाला था खरीददाता, मान लेता हूं एक खरीद रहा है चुनावी बॉन्ड। क्या खरीद रहा है? तो चुनावी बॉन्ड खरीद लिया, इसका नाम गोपनीय रहेगा। वो 1 करोड़ का एक बॉन्ड खरीद लिया, लेकिन पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि ये खरीदने वाला कौन है व्यक्ति। ना तो पॉलिटिकल पार्टी अर्थात विपक्ष में है जो उसको पता है, ना तो सत्ता पक्ष में पता है, और ना ही लोगों को पता है, ना ही चुनाव आयोग को पता है। ये कानून था। अब किसी को ही पता नहीं, तो इसमें पैसा किसका लग सकता था? अब मामला देखिए, पैसा किसका लग सकता था? कोई आतंकवाद का लग सकता, मतलब आतंकी संगठन है वो पैसा डाल सकते थे। कोई भ्रष्टाचारी हो, करप्ट आदमी हो, जिसने खूब भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाया हो और पॉलिटिकल पार्टी को खुश करना चाहता हो, वो चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था, क्योंकि नाम तो उजागर होंगे ही नहीं। आतंकवादी हो सकते हैं संगठन। सेल कंपनी मान लेता हूँ कि राजनीतिक पार्टी खुद सेल कंपनी बना लेती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, अब यहाँ पे एक बी कर लेता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी है, इसने क्या क्या सेल कंपनी बना लिया।
खूब करप्शन करके पैसा इकट्ठा कर लिए, किसी भी स्टेट की मान लेता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, खूब भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा किया, उसने एक सेल कंपनी बनाया, सेल कंपनी के जरिए चुनावी बॉन्ड में पैसा डाला, तब भी नाम सीक्रेट रहेंगे। या फिर बोलेंगे आतंकवादी हो या फिर ब्लैक मनी हो, अलग अलग तरीके से ब्लैक मनी का जनरेशन होता है, टैक्स बचा के कर रहे हैं कॉर्पोरेट उद्योगपति, वो हो सकता था ब्लैक मनी लगाओ चुनावी बॉन्ड में। तो ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ की थी? ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। इसको लेके लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव हुआ। विपक्ष, सत्ता पक्ष, रिजर्व बैंक और एनजीओ, नागरिक संगठन, देखिए बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। कौन कौन सा? विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, रिजर्व बैंक हो, नागरिक संगठन। तो एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में पार्टीशन गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। किसमें गया? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इसी को लेके कि पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हुआ कि चुनावी बॉन्ड खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, चुनावी बॉन्ड क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट? द इलेक्ट्रल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज अ डेंजरस। तो इसको खतरनाक घोषित किया चुनावी बॉन्ड को, ये बोल के कि वित्त बॉन्ड है लेकिन एक खतरनाक है। अब देखना था कि सुप्रीम कोर्ट इसको कब समाप्त करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक एसबीआई है जिसे चुनावी बॉन्ड खरीदा जाता था, इसको आदेश दिया कि अपना पूरा का पूरा चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा चुनाव आयोग को दीजिए आप। तो एसबीआई का कहना था कि हमको डेडलाइन चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स टाइम दे दिया था कि आपको 6 मार्च का टाइम दिया जाता है, 6 मार्च तक आप डिस्क्लोज करके चुनाव आयोग को दीजिए। और चुनाव आयोग को फिर टाइम दिया था कि 14 मार्च तक, अर्थात मार्च के महीने तक आप पब्लिक को बता दीजिए कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी। एसबीआई मना कर रहा था, बोल रहा था डेडलाइन हमको चाहिए 30 जून तक का, डाटा को कंपाइल करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, क्रॉस चेकिंग करना होगा, उसके बाद ही जाके हम दे सकते हैं। तो इतना जल्दी नहीं हो सकता है। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अंत में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस चल सकता था स्टेट बैंक के ऊपर। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के डर से इसने चुनाव आयोग को जो भी है डाटा डिस्क्लोज किया। कुल मिला के जो जानकारी आ रही है 16,000 करोड़ से अधिक का चुनावी बॉन्ड है। क्या बोलेंगे? 16,000 करोड़ का एसबीआई ने 2018 से लेके अब तक कलेक्शन किया है और फंडिंग किया है। भुगतान करना था, अर्थात रिडीम करता हूँ, टाइम ओनली 15 दिन था। 15 दिन के अंदर रिडीम कर लेंगे तो अच्छी है, नहीं तो उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाता था। तो अब ये है कि चुनाव भी बॉन्ड को तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, अर्थात समझिए किस आधार पे इसको असंवैधानिक घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है। क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन हो जाता है, अर्थात जब कोई भी कानून या कानून का जो सेक्शन है, प्रावधान है, अगर भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ना हो, संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, सरकार हो चाहे जो भी हो कानून हो, सब संविधान के अंडर में होने चाहिए। संविधान सुप्रीम है भारत में। तो अगर कानून के जो भी है कानून संविधान के अकॉर्डिंग ना चले तो असंवैधानिक घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुडिशियल रिव्यू की भी शक्ति है, जिसके तहत तो कानून को बार बार समीक्षा भी कर सकता है, कोई भी पार्टीशन दाखिल कर सकता है किसी भी कानून को लेकर। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर बहुत सारे कानून थे, पार्टीशन दाखिल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट को, सबको असंवैधानिक घोषित कर दिया। घोषित करने का आधार बताया राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सूचना के अधिकार का उल्लंघन। सूचना के हर नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक कानून अलग से हर व्यक्ति को, एक डेमोक्रेसी के लिए जो व्यक्ति रहता है डेमोक्रेसी के अंडर में, उसके लिए सूचना प्राप्त करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका फंडामेंटल राइट्स है। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो सूचना का अधिकार है। तो सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता था, कौन उल्लंघन करता था? चुनावी बॉन्ड, क्योंकि चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता थी नहीं, सूचना गोपनीय थे, पता ही नहीं चलता था किसने फंडिंग किया, कहाँ से किया, कितना किया। बहुत सारे जो डेटा थे वो क्या थे? गुप्त थे, सीक्रेट थे।
तो चुनावी बॉन्ड से जानकारी न मिलने के कारण राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि सूचना प्राप्त करना एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, संविधान के अंडर में ही है, तो उल्लंघन ऐसे कर रहा था। बस यही है, चुनावी बॉन्ड कुछ विशेष नहीं है। अब देखना है आगे कि चुनावी जो इलेक्शन होने वाले हैं या पॉलिटिकल पार्टी है, अब इसको लेके किस तरीके से फंडिंग होती है। फंड तो अलग अलग तरीके से होते हैं, और ऐसे ही पता है कोई पॉलिटिकल पार्टी है, किसी भी क्षेत्र में कोई कैंडिडेट खड़ा हो और अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करते हैं। मान लेते हो एक क्षेत्र है, अगर फिक्स है कि यहाँ पे आपको 25 लाख रुपए खर्च करना है, तो 25 लाख के जगह उस क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टी 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। वैसे भी पता ही नहीं चलता है कि कितना खर्च कर रहे हैं। कुछ इनको ऐसा व्यवस्था लाना चाहिए कि कम से कम नागरिकों को पता होना चाहिए कि कितना खर्च किया गया है। अवैध तरीके पे जो खर्च है उस पर तो पूरी तरीके से लगाम लगाना चाहिए चुनाव आयोग को, और ऐसे कैंडिडेट को तो चुनाव आयोग को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग में भी बहुत सारी कमी है, कमी ढूंढने बैठेंगे तो चुनाव आयोग में बहुत सारी कमी है। सबसे पहला है कि कैंडिडेट को ही ब्लैक लिस्टेड नहीं करना। इस तरीके जो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं, नहीं बताते हैं चुनाव के नाम पे, उनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, क्योंकि पैसे से पावर का जनरेशन होता है। तो मनी बिगेट्स पावर, जब पैसे से पावर का जन्म होता है तो उस पावर के जरिए डेमोक्रेसी पे आदमी कब्जा करता है, धीरे धीरे वो लोकतंत्र नहीं रह जाता, तानाशाह बन जाता है। तो कोशिश करना चाहिए चुनाव आयोग को पहले मजबूत करे। विश्व का सबसे खतरनाक चीज जो है वो नागरिक के पास है मताधिकार, वोट। वोट का जब से आविष्कार हुआ, एक शब्द है वोट, विश्व का सबसे पावरफुल चीज है वोट। अब जब इसी को खरीद लिया जाए तो आप तो सबसे पावरफुल चीज को खरीद ले रहे हैं, उसके बाद तो आपने सब चीज खरीद लिया या सब चीज पे कब्जा कर लिया। तो जब तक याद रखिए कि वोट सुपर पावर है, सुपर एक्सट्रीम अथॉरिटी अपने पास रखता है, और इसको बचाने के लिए ही ये आया हुआ है चुनाव आयोग। और जब तक ये मजबूत नहीं होगी, ये मजबूत नहीं हो सकता, नागरिक मजबूत नहीं हो सकते, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकता। देखना है नेक्स्ट फंड की क्या व्यवस्था करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को लेके। बने रहिए टू डू में, फिर मिलेंगे करंट अफेयर में।